धुमकुड़िया के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा विषय है भारत में माओवादी विद्रोह। धुमकुड़िया की ऑनलाइन क्लासेस जेपीएससी मेंस और जेपीएससी बैकलॉग के लिए 11th जेपीएससी के रिजल्ट के बाद शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हैं। ये क्लास 30 मई तक चलेगी। इसमें हम लोग 60 टारगेट टॉपिक्स चारों जीएस पेपर से कंप्लीट करेंगे। इसकी फ़ीस 10,000 रखी गई है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारा टारगेट है कि 60 टॉपिक्स को काफ़ी बेहतर तरीके से किया जाए, ताकि इन टॉपिक्स से प्रश्न आने पर आप उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ। ये आपके मार्क्स को बढ़ा देगा एग्ज़ाम में। आइए आते हैं हमारे टॉपिक पर। भारत में माओवादी विद्रोह। अभी हाल में गृह मंत्रालय की नई समीक्षा रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार अब भारत में माओवादी प्रभावित जिलों की संख्या 38 हो गई है। इसमें हम लोग देखें तो उड़ीसा में 7, झारखंड में 5, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 15 जिले इससे प्रभावित हैं, मध्य प्रदेश में 3, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र में 2-2, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में 1-1 है। झारखंड में इसमें 5 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं। इसको कई अन्य कैटेगराइजेशन भी किया जाता है, लेकिन ये 38 जिले भारत में माओवादी हिंसा प्रभावित हैं। आइए अब देखते हैं। ये जो सारंडा क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड का जो बॉर्डर है, इस पे ये क्षेत्र मेनली उग्रवाद प्रभावित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य वाला क्षेत्र जो तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ है, ये आपका उग्रवाद प्रभावित है। ये वैसे क्षेत्र हैं जो हाईली अफेक्टेड हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर भारत में माओवादी विद्रोह ये शुरुआत कहाँ से हुआ। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुई थी। नक्सलवाड़ी के कारण ही इसका नाम नक्सलवाद पड़ा। वहीं पर कानू सन्याल, चारू मजुमदार और कन्हैया चटर्जी ने जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। माओवादी उग्रवाद के विकास के कारक की अगर बात करें तो 2006 ईस्वी में डी बंदोपाध्याय समिति ने कुछ प्राथमिक कारणों की पहचान की थी जो वामपंथी उग्रवाद के कारण हैं, जैसे असमान सामाजिक आर्थिक विकास, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं भारत में जहां अभी भी क्षेत्र के आधार पर या समूह के आधार पर विकास का कदम नहीं पड़ा है। शासन की विफलता, राजनीतिक हाशिए पर आदिवासी, भूमि हस्तांतरण और विस्थापन, क्योंकि भूमि हस्तांतरण और विस्थापन के कारण में आदिवासियों को, विशेषकर स्थानीय समुदायों को विस्थापन का शिकार तो होना पड़ा, लेकिन उनके लिए बहुत अधिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू नहीं की गई। उन्हें विस्थापन का जो दर्द झेलना पड़ा, उसके लिए समुचित योजनाएं उनके लिए क्रियान्वित नहीं की गई। आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव, ये मुख्य कारण रहे हैं जो भारत में वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। आखिर देखते हैं कि भारत में वामपंथी उग्रवाद क्या चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान भी पैदा करते हैं। ये बाल सैनिक, जबरन भर्ती जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं। जबरन वसूली, अवैध गतिविधियां जिसमें हथियारों का खरीद फरोख्त भी शामिल है। राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि माओवादी क्षेत्रों में माओवादियों की मजबूत पकड़ होती है और वो चुनावों को प्रभावित भी करते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन जैसे हत्याएं, अपहरण, यातनाएं, बाल सैनिकों का शोषण, महिला शोषण भी शामिल है। जनजातीय आबादी का अलगाव, क्योंकि इस कारण जो है माओवादी उग्रवाद क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या वो विकास से कट जाती हैं। ये चुनौतियां हैं जो माओवादी उग्रवाद के कारण में उत्पन्न हुई हैं। आइए अब देखते हैं आखिर भारत में माओवादी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सरकारी नीतियां क्या है। इन नीतियों को 3 वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला,
वामपंथी उग्रवाद के लिए सुरक्षा योजनाएं, मतलब वैसी योजनाएं जो सुरक्षा की नीति से बनाई गई हैं वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ। दूसरी, विकास योजनाएं जो वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में विकास को सुचारू रूप से संचालित करती हैं। तीसरा, वामपंथी उग्रवाद के लिए सामाजिक और राजनीतिक योजनाएं। इन 3 वर्गों में आप इन्हें बांट सकते हैं। आइए देखते हैं। वामपंथी उग्रवाद के लिए सुरक्षा योजनाएं जो वामपंथी उग्रवाद से सुरक्षा प्रदान करती हैं, ऐसी योजनाएं 2015 में वामपंथी उग्रवाद के समाधान के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना का निर्माण किया गया था। समाधान सिद्धांत भी है, जिसका अर्थ है एस, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम का अर्थ है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी डैशबोर्ड। ये मुख्य इसके प्रदर्शन संकेतक हैं। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, विशेष अवसंरचना निर्माण योजना। इसके अलावा विकास योजनाओं की बात करें तो सड़क संपर्क योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में मोबाइल टावर परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत में 35 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का काम गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए सामाजिक और राजनीतिक योजनाएं, इसमें पेशा 1996 को आप देख सकते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। संचार माध्यम योजना, जिसके द्वारा माओवादियों के झूठे प्रचार का सामना सरकार द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्य समन्वय, ताकि वामपंथी उग्रवाद को हर राज्य से खत्म किया जा सके। समर्पण और पुनर्वास नीतियां भी हैं, ये राज्य स्तर पर भी हैं। आखिर वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए आखिर किस तरह के मुद्दे जुड़े हुए हैं जो चुनौतियां पैदा कर रहे हैं वामपंथी उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए? ये सरकार के वे मुद्दे हैं जो वामपंथी उग्रवाद को ख़त्म करने के दौरान पैदा हुए हैं। सबसे पहला, मानवाधिकार का उल्लंघन। कई बार जो रक्षा बल हैं उनमें न्यायोत्तर हत्याएं, मनमानी गिरफ्तारियां और नागरिकों का उत्पीड़न जैसे मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। अर्थात रक्षा बलों के नाम पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो मनमानी हत्याएं कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हैं और नागरिकों का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। इसके कारण भी सरकार के खिलाफ नाराजगी पैदा हो जाती है। विकास योजनाओं का अपर्याप्त कार्यान्वयन। जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी विकास योजनाएं अपर्याप्त रूप से हैं। तो ये ज़रूरी है कि जहां आप एक और हथियार के बल पर माओवादी संगठन को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर वहां के लोगों को विकास योजनाओं से भी जोड़ा जाए। सुरक्षा बलों की अपर्याप्त क्षमता। सरंडा जैसे कई जंगली क्षेत्र हैं जहां पर सुरक्षा बलों को बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन सुरक्षा बल अपर्याप्त क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। सैन्यवादी दृष्टिकोण। भारत में वामपंथी उग्रवाद सिर्फ एक हिंसात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जिसमें राजनीतिक जुड़ाव भी शामिल है। इसको खत्म करने के लिए सिर्फ सैन्यवादी दृष्टिकोण काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक पक्षों को भी शामिल किया जाए। अपूर्ण पुनर्वास कार्यक्रम। आत्मसमर्पण और पुनर्वास की जो नीतियां हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है। तो जरूरी है कि ऐसे पुनर्वास कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से और लाभदायक रूप से लागू किया जाए। विश्वास और सहयोग की कमी है, इसी कारण आदिवासी क्षेत्रों में उग्रवाद अधिक पनपता है और उसका केंद्रीकरण आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो जरूरी है कि सरकार के साथ प्रभावित समुदायों के बीच अविश्वास खत्म किया जाए, विकास की पहल की जाए और सुरक्षा कार्यों के कार्यान्वयन में उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए। राजनीतिक अस्थिरता और अवसरवादिता भी पैदा हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि आखिर भारत में वामपंथी उग्रवाद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले विकास पर ध्यान देना चाहिए, स्थानीय शासन को मजबूत करना चाहिए, सुरक्षा बलों की क्षमताएं बढ़ाई जानी चाहिए, बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार के प्रयासों के कारण
अब माओवादी क्षेत्र 38 जिलों तक सीमित हो गए हैं और जल्द ही उम्मीद है कि भारत माओवादी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद।